ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो किसी समय में एक बहुत बड़ा सेठ हुआ करता था, जिसका नाम था सेठ राम प्रसाद। वो अनाज का व्यापार करता था। सेठ राम प्रसाद अमीर होने के साथ साथ दयालु भी था। उसने बहुत से लोगों की मदद की, लेकिन उन्हीं लोगों ने उसके व्यापार को ठप कर दिया और उसे लाखों रुपयों का कर्ज हो गया। राम प्रसाद के घर में उसकी पत्नी, एक जवान बेटा आशीष और एक बेटी थी संजू। राम प्रसाद का व्यापार खत्म हो जाने के बाद उसने सोचा कि उसकी शहर में एक दुकान है। उसे आशा थी कि उसका बेटा आशीष उस दुकान को संभाल लेगा। बेटा, हमारा काम तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे पास दुकान तो है। मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपनी दुकान संभालो, और कुछ नहीं तो कम से कम घर का खर्चा तो चल सकेगा। बेटा, तुम्हारे पिताजी सही कहते हैं। कितने सालों से हमारी शहर की दुकान खाली पड़ी है। अब तुम्हें इस घर के बारे में सोचना होगा। अगर तुमने काम अच्छे से संभाल लिया तो हम लोगों का कर्ज भी उतार पाएंगे। माँ, आप और पिताजी जैसा कहेंगे मैं वही करूँगा। आशीष हर रोज घर से दुकान के लिए जाता, लेकिन सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ मस्ती करता फिरता। इधर राम प्रसाद भी घर चलाने के लिए शहर में कुछ न कुछ काम करने के लिए जाने लगा। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। एक शाम राम प्रसाद थका हुआ घर आया। उसकी इच्छा हो रही थी जल्दी से बिस्तर मिले। वक्त के तीखे तेवरों ने उसे बहुत थका दिया था। मीना ने देखा तो वह भी पीछे पीछे आ पहुंची और उसकी हालत देखकर बोली, कपड़े तो निकाल लिए होते, लाओ मैं निकाल दूं। मीना, मुझे मत छेड़ो, पड़ा रहने दो। कुछ बोलने की इच्छा नहीं करती है। बड़ा थका हुआ हूँ। हो सके तो एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो, जब तक मैं आराम कर लेता हूँ। बहुत थक गया हूँ। शरीर बहुत दर्द कर रहा है। न जाने कब दिन सुधरेंगे, कब तक झेलना पड़ेगा ये सब। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मेरी आत्मा कहती है जल्दी ही अच्छे दिन आएंगे। मीना, ये सब मन का वहम है। यही सोचते ये सब झेलते आ रहे हैं। अब तो शरीर भी जवाब देने लगा है। थोड़ा सा काम क्या कर लेता हूँ, थकान हो जाती है। जब सुख झेलने की उम्र आई है तो दुख भोग रहा हूँ। कोई भी सहयोग करने वाला नहीं है। सब बनी बनी के रिश्ते होते हैं। यहाँ कोई किसी को नहीं पूछता। जी, आप थोड़ी देर आराम करो, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। मीना चाय बनाने के लिए रसोई की ओर चली गई। वो सोचने लगी, इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है, काफी उतार चढ़ाव देखा है। जब अच्छा काम था, सुख था, सभी अदब से बात किया करते थे, आगे पीछे लोग घूमा करते थे। कितने लोग इस शहर में इसके सहयोग से आज बुलंदी पर है, पर कोई सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं कर रहा। यही सबसे बड़ा दुख है इन्हें। पेट पालने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए इस उम्र में कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। मीना अपने पति का दुख दर्द समझती है। इसी कारण समय समय पर उनका साहस बढ़ाए रहती है। सच्ची पत्नी का यही धर्म होता है कि दुख में पति के दर्दों और भावनाओं को समझकर कदम कदम पर साथ दे। कुछ समय बाद मीना चाय लेकर आ पहुंची और बोली, यह लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। और मैं तो कहती हूँ कि आप चिंता मत किया करो, जीवन में सुख दुख तो चलता रहता है। इनसे घबराने वाला जीवन के संघर्ष में हार जाता है। ईश्वर की कृपा रही तो पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीना, ऐसे मोड़ पर तुम्हारा साथ हो और मैं घबरा जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि तुम जैसी पत्नी हर आदमी को दे। नहीं तो आजकल की औरतों को मैं भली भांति जानता हूँ। सुख में तो पति को बहुत प्यार करती है और दुख में रात दिन कोसती है। सब पत्नियां ऐसी नहीं होती। जो पत्नी दुखों में पति को कोसे, मैं उसे पत्नी नहीं, गैर औरत समझती हूँ। ऐसी औरत पत्नी के नाम पर कलंक होती है। तुम ठीक कहती हो मीना, पर हर पत्नी ऐसा नहीं समझती। वो तो अपना दुख सुख देखती है, पति का नहीं। अच्छे भले परिवारों के टूटने का यही तो कारण है। अब अपने पड़ोस के शर्मा जी को ही देख लो, कितना प्यार था पति पत्नी में। लोग आश्चर्य करते थे। आज पूरा मोहल्ला दोनों की रात दिन की काव काव से तंग है। अजीब, मुझे अपना घर देखना है, दूसरों से हमें क्या लेना देना। अपनों को हमने हमेशा देखा भाला, पर वो सब साथ छोड़ गए तो दूसरों को देखने से क्या लाभ होगा। अब तो उनसे यही सीख मिली है कि यहाँ अपनी मौत वरना है, अपनी मौत जीना है।
तुम ठीक सोचती हो मीना। काश मैंने भी कुछ अपना भला सोचा होता तो शायद यह दिन देखने नहीं पड़ते। मुझे गैरों से कोई शिकवा नहीं है, मुझे तो अपनों ने नीचा दिखाने की कोशिश की है। छोड़ो उन पुरानी बातों को, अब ये बताओ कि खाने में क्या लोगे? मीना, जो इच्छा हो बना लो, सुबह जल्दी ही काम पर निकल जाऊंगा। आप जो खाओगे बना दूंगी। तुम ऐसा करो, आलू मटर बना लो, सुबह ताजी रोटियां बना देना, सब्जी यही काम आ जाएगी। मीना उठकर खाना बनाने चली गई। समय की अंगड़ाई और पत्नी के सहयोग ने राम प्रसाद का साहस संघर्ष के लिए और उत्साहित कर दिया। सुबह होते ही राम प्रसाद काम के लिए जाने लगा तो मीना ने अनुरोध किया, अजी जाते जाते आशीष को दुकान खोलने की आज्ञा देते जाइए, वह अब किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं देगा। मीना, तुम्हें मालूम है आशीष की वजह से इस गरीबी में कितनी बड़ी रकम की चपेट में आ गया हूँ। सब मुझे ही निभानी पड़ रही है, मैं अब और नहीं झेल सकूंगा। और तुम भी उसकी तरफदारी कर रही हो। इससे बेहतर है कि दुकान बंद रहे, सिरदर्दी तो नहीं रहेगी किसी बात की। उसे यारी दोस्ती निभा लेने दो, जब ठोकर खाएगा तो दिमाग सही हो जाएगा। आदमी धीरे धीरे सब सीख जाता है। आशीष अभी बच्चा है, उसे अपनी गलती का एहसास है, वह अब शिकायत का मौका नहीं देगा। ये तुम्हारा विश्वास है मीना, उसका नहीं। उसकी सिफारिश मत करो, इस बात को मैं नहीं मान सकता। हाँ, तुम मेरी बात क्यों मानोगे? मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? इतनी खुशामद अगर मैं पत्थर के साथ करती तो उसके दिल में भी दया का सागर उमड़ पड़ता। ये कैसी बातें कर रही हो तुम मीना? छोड़ो, चापलूसी मत करो। मेरी बात कभी मानी है जो आज मेरी बात मानोगे? मैं समझती थी पहले की तरह ही जिद्दी रहोगे। तुम्हारी जिद के आगे मैं क्या, भगवान भी हारा है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मेरी बात पर गौर करो, मैं जो कहता हूँ ठीक है। मैं तो बुद्धू हूँ, मैं कुछ भी नहीं समझती। वह अंदर गया और दुकान की चाबियां लाकर मीना के हाथों पर रख दी। ये लो, तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। आप खुश हो ना? अच्छा, अब मैं काम पर चलता हूँ। राम प्रसाद के चले जाने के बाद मीना ने उनकी बातों पर गौर किया। वह सोचने लगी, आशीष के पिताजी सही कहते हैं। अगर आशीष ने जिम्मेदारी से काम संभाला होता तो लाभ नहीं तो घाटा भी नहीं होता। दुकान बंद करने की नौबत नहीं आती, न ही इतना किसी का कर्ज होता। उन्हें इतना अपमान नहीं झेलना पड़ता। आशीष के बच्चे की वजह से आज सब झेलना पड़ता है। वो ये सब सोच ही रही, इतने में मोतीलाल सेठ और नन्हे सेठ आ टपके और बोले, अरे राम प्रसाद, राम प्रसाद, कहाँ हो भाई? बाहर आओ। जी वो घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गए हुए हैं। देखो, राम प्रसाद से बोल देना, एक हफ्ते के अंदर मेरी रकम नहीं दी तो अच्छा नहीं होगा। लेने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें बना रहा था और देने के लिए छिपता फिरता है। मेरी रकम की एक एक पाई चुकता नहीं की तो मैं पैसा वसूल करना जानता हूँ। लेते समय अपने पराई की बड़ी बड़ी दुहाई दे रहा था, देने के वक्त बहाना बनाता है। 1 साल से अधिक हो गया है, वह मेरी आदत अच्छे से जानता है। उसे समझा देना, अब और दिन टाल मटोल नहीं चलेगा। अगर मुझे जरा भी मालूम होता कि राम प्रसाद की नियत में खोट होगा तो मैं एक कौड़ी भी उधार नहीं देता। मीना से पति का अपमान बर्दाश्त न हो पा रहा था। वो क्रोध के घूंट पिए जा रही थी। उसने फर्श पर अंगूठे को रगड़ रगड़ कर लाल कर लिया था। खून रिसने लगा था। नन्हे सेठ बोले ही जा रहा था। आखिर उसका मौन टूट पड़ा। सेठ जी, आप इतनी सी रकम के लिए मुझे बहुत कुछ कह चुके हो। जो नहीं कहना चाहिए था वह भी आपने कह दिया। जब आप नए नए इस शहर में आए थे तो उन्होंने आपको दोनों हाथों से सहयोग दिया था ना। 5 साल के बाद आपने रकम अदा की थी, वो भी किस्तों में। वो दिन आप भूल गए? अरे मैं औरत के मुंह नहीं लगता, राम प्रसाद आए तो बता देना। मोतीलाल और नन्हे सेठ तेवर दिखाकर चले गए। आवाज सुनकर से आशीष भी आ गया और बोला, कौन है नालायक जिसे मेरी माँ से बात करने की भी तमीज नहीं है? तू चल अंदर। तू सही होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। तेरे कारण आए दिन मुंह का पानी उतरने लगा है। जो इस घर के सहारे उठे वही तेवर दिखाने लगे हैं। इन तेवरों से ये घर किसी से डरने वाला नहीं है। ये क्या मम्मी, आपके अंगूठे से कितना खून बह गया? पापा को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। पापा को कुछ न बताना बेटा, पूछेंगे तो मैं बहाना बना दूंगी।
माँ, मैं जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। ये कहकर आशीष डॉक्टर को लेने चला गया। इतने में राम प्रसाद भी आ पहुंचा। फर्श पर बहते खून को देखकर बोला, मीना, ये तुमने क्या कर लिया? आशीष से कुछ बातचीत हुई है क्या? बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी खरोच लग गई थी, खून निकल आया। खामखा में आप परेशान हो रहे हो। इतने में डॉक्टर भी आ गया। राम प्रसाद डॉक्टर के सामने गर्म हो गया। उसे शक हो गया कि कोई ना कोई गंभीर बात जरूर हुई है। तभी इसने पैर के अंगूठे पर सारा गुस्सा उतार दिया। मीना, कितना खून बह गया है और तुम कह रही हो कि खरोच लगी है। क्यों सच्चाई को छिपा रही हो? मैं जानता हूँ आशीष से तुम्हारी जरूर कुछ बातचीत हुई है। आने दो आशीष के बच्चे को। मैं समझता हूँ कि बराबर के लड़के पर क्यों हाथ उठाऊं, लेकिन उसकी शरारत बढ़ते ही जा रही है। ढील देने का मतलब ये नहीं है कि औलाद माँ बाप के सिर नंगा नाच करे। मीना पति के तीखे तेवरों को भांप गई थी। अगर मैं कुछ नहीं बोलती हूँ तो ये आशीष पर बरस पड़ेंगे, हो सकता है उस पर हाथ भी उठा दे। कुछ समय बाद डॉक्टर ने मीना के पैर पर पट्टी कर दी और बोले, मीना देवी, आशीष दवाइयाँ लेकर आ जाए तो मेरी दुकान पर भेज देना, उसे समझा दूंगा। उसी तरह से दवाइयाँ लेते रहना। राम प्रसाद जी सरल भाव में बोले, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मीना को? देखिए राम प्रसाद जी, घबराने की कोई बात नहीं है। हफ्ते 2 हफ्ते में घाव ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक तरफ आप कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, दूसरी ओर आप समझा रहे हैं कि घाव हफ्ते 2 हफ्ते में भर जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए राम प्रसाद जी, इसमें समझने वाली बात यह है कि खाल के साथ मांस भी पूरी तरह से छिलकर गायब हो चुका है। केवल अंगूठे की हड्डी शेष है। इनका आप बातें की चीजों से परहेज रखें तो अच्छा रहेगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राम प्रसाद ने वही बातें फिर से दोहरा दी। मैं सच कहती हूँ, आशीष से कोई ऐसी बात नहीं हुई। तुम्हें मेरी कसम, आशीष को कुछ मत कहना, उसका कोई दोष नहीं है। फिर क्या बात है मीना? तुम क्यों छिपा रही हो? सच सच बताती क्यों नहीं? राम प्रसाद की छोटी लड़की संजू अंदर से आकर बोली, मैं बताती हूँ पापा। हाँ, तुम बताओ बेटा, ये तो कुछ बताएगी नहीं। मैं तेरी माँ की आदत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो चल अंदर, अब बहुत बोलने लगी है। तू बता बेटी, डरती क्यों है? मैं जो हूँ। संजू, थोड़ा भी मुंह खोला तो तुझे बहुत मारूंगी। तू बिल्कुल मत घबरा संजू, तू यहाँ से नहीं जाएगी। अब सच सच बता कि बात क्या है। पापा, सेठ मोतीलाल और नन्हे सेठ आए थे, बहुत भला बुरा कह गए। मम्मी ने भी उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। मम्मी के बोल से उनके सारे तीखे तेवर ढीले हो गए। गई नहीं संजू की बच्ची तू यहाँ से। मुझे लगता है सेठ मोतीलाल और नन्हे सेठ के ज्यादा दिमाग खराब हो गए हैं। मीना ने राम प्रसाद को बहुत समझाया, तब जाकर वह माना। उसे भी इस बात की समझ है कि नाजुक समय में आदमी का झुककर चलना ही अच्छा होता है। यही समझकर वह शांत रहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन राम प्रसाद काम करके घर आया तो वह बहुत खुश था। मीना ने उनको इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। राम प्रसाद ने 5,000 रुपए मीना के हाथों में रख दिए। कहाँ से लाई ये? अरे भाई, तनख्वाह की है, मुझे पेश की मिली है, कहीं से चुरा कर नहीं लाया हुई। कहीं काम मिल गया है क्या? सेठ रामदास के यहाँ मुनीम का काम मिला है। 5,000 रुपए महीना पेशगी लाया हूँ। सेठ रामदास मुझे बाजार में मिले थे। उन्होंने बताया हमें आप जैसा गुणवान आदमी तालमेल के लिए चाहिए। मैंने बातचीत की और अपनी शर्त रख दी और वह भी राजी हो गए। मुझे ऐसा लगता है मीना कि अब वक्त के तेवरों ने अपना रंग बदल लिया है। मेरी आत्मा कहती है अब जल्दी ही वक्त के तीखे तेवर बदल जाएंगे। सो भगवान ने मेरी सुन ली। मैं सुबह मंदिर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। सुबह होते ही मीना, संजू और आशीष नहा धोकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए चले गए। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी।